नमस्कार। आज हमारे पास निखिल कामत के साथ एलन मस्क की एक लंबी बातचीत का स्रोत है। हाँ यार, ये कोई टिपिकल टेक इंटरव्यू नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें वो अपने नए रॉकेट या कार के बारे में नहीं बता रहे। ये कुछ बहुत गहरा है। सही कहा। इसमें तकनीक, समाज और यहाँ तक कि हमारी हकीकत रियलिटी के वजूद पर ही सवाल उठाए गए हैं। ऐसा लगता है जैसे मस्क इंसानियत के भविष्य का एक पूरा रोड मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमारी कोशिश यही है कि इस बातचीत से उन सबसे जरूरी, सबसे चौंकाने वाले आइडियाज को निकाला जाए। हाँ, जो हमें सोचने पर मजबूर कर दें। और ये बातचीत शुरू ही एक ऐसे दावे से होती है जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। कौन सा दावा? मस्क का कहना है कि 20 साल से भी कम समय में हम में से ज्यादातर लोगों के लिए काम करना जरूरी नहीं रहेगा। अच्छा, तो फिर हम करेंगे क्या? वो कहते हैं कि ये बस एक शौक बनकर रह जाएगा, मर्जी हुई तो किया वरना नहीं। वाह, ये तो बहुत ही बड़ा दावा है। चलिए इसी सोच की गहराई में उतरते हैं। जरूर। तो उनका कहना है कि एआई और रोबोटिक्स इतनी तरक्की कर लेंगे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम या यूबीआई, हाँ यूबीआई, जहां सरकार सबको कुछ पैसे देती है, वो भी एक पुरानी बात हो जाएगी। वो एक यूनिवर्सल हाई इनकम यानी यूएचआई की बात कर रहे हैं। यूएचआई इसका मतलब क्या है? क्या सबको बहुत ज्यादा सैलरी मिलेगी? नहीं, ये सैलरी से भी बहुत आगे की बात है। यूएचआई का मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी नहीं है मतलब पोस्ट स्कैसिटी वाली दुनिया। बिल्कुल। मस्क के हिसाब से एआई और रोबोट्स इतनी ज्यादा मात्रा में चीजें और सेवाएं पैदा करेंगे कि आपको जो भी चाहिए जब भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। एक मिनट, ये पैसे की बात नहीं है? नहीं, ये सीधे सीधे सामान और सेवाओं की बहुतायत की बात है। अबंडेंस। मतलब अगर किसी को घर चाहिए तो उसे घर मिल जाएगा, कार चाहिए तो कार मिल जाएगी। ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। लगता तो है, लेकिन इसके पीछे उनका तर्क जुड़ा है एक कॉन्सेप्ट से जिसे वो सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी, हाँ ये शब्द सुना है मैंने। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए, इसका मतलब है टेक्नोलॉजी में तरक्की की रफ्तार वो इतनी तेज हो जाएगी कि हमारे दिमाग के लिए यह समझना ही नामुमकिन होगा कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा। उन्होंने इसकी तुलना ब्लैक होल से की है। हम जानते हैं कि ब्लैक होल के बाहर क्या नियम काम करते हैं, है ना? हाँ, पर उसके अंदर क्या होता है ये कोई नहीं जानता। बस सिंगुलैरिटी भी टेक्नोलॉजी का वही पॉइंट है। समझ गई। तो ये सिर्फ बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि बदलाव की रफ्तार का एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ना है। एग्जैक्टली। और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इसके बाद क्या होगा। लेकिन इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? आज तो देखिए पूरी दुनिया महंगाई से परेशान है। और मस्क ठीक इसका उल्टा सोचते हैं। उल्टा मतलब? उनका अनुमान है कि इससे बड़े पैमाने पर डिफ्लेशन होगा। डिफ्लेशन यानी अपस्फीति, चीजों की कीमतें लगातार कम होंगी। हाँ। उनका तर्क बहुत सीधा है। जब चीजों और सेवाओं का उत्पादन, प्रोडक्शन, पैसे की सप्लाई से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगा तो हर चीज सस्ती होती जाएगी। ये तो एक बहुत ही रैडिकल आइडिया है। वो तो यहां तक कहते हैं कि अमेरिका जैसे देशों पर जो भारी कर्ज है उससे बाहर निकलने का शायद यही एकमात्र रास्ता है। ये बहुत ही आशावादी सोच है। लेकिन क्या उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा भी दी है? क्योंकि ये सब सुनने में 50 या 100 साल आगे की बात लगती है। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। क्या? उनका मानना है कि ये बदलाव अगले 3 सालों में ही दिखना शुरू हो सकता है। 3 साल? हाँ, वो कहते हैं कि शायद हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि पैसे की सप्लाई की वृद्धि को पार कर जाएगी। तो ये कोई दूर का सपना नहीं है। अगर हम एक पल के लिए मान भी लें कि ये सच होने वाला है, एक ऐसी दुनिया जहां काम की कोई जरूरत नहीं और चीजों की कोई कमी नहीं, हाँ। तो सवाल उठता है कि फिर इंसान करेंगे क्या? बिल्कुल। हमारा मकसद क्या होगा? शायद इसी सवाल का जवाब उनके दूसरे बड़े आइडिया में छुपा है। सही पकड़ा आपने। जब हमारी फिजिकल जरूरतें पूरी हो जाएंगी तो फिर सामाजिक और मानसिक जरूरतों का क्या होगा? और यहीं पर उनके एक्स को लेकर उनके विजन की बात आती है। हाँ, जो पहले ट्विटर था वो इसे सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप की तरह नहीं देखते। जाहिर है, $44 बिलियन खर्च किए हैं तो सिर्फ एक ऐप से तो ज्यादा ही होगा ना। वो इसे बनाना क्या चाहते हैं? वो इसे मानवता की सामूहिक चेतना का एक माध्यम बनाना चाहते हैं। मानवता की सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये तो काफी भारी शब्द है। हाय, उनका लक्ष्य है एक ग्लोबल टाउन स्क्वायर बनाना।
एक ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया के लोग एक साथ आकर बात कर सकें, जानकारी शेयर कर सकें। और एक दूसरे के विचारों को समझ सकें। ये आइडिया सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असलियत में तो ऐसे प्लेटफॉर्म गलत जानकारी और नफरत फैलाने का अड्डा बन जाते हैं। ये सवाल उनसे पूछा गया था। अच्छा। और उनका जवाब उनकी विचारधारा से जुड़ा है। अच्छा। उन्होंने बताया कि ट्विटर खरीदने की एक बड़ी वजह ये थी कि उन्हें लगता था कि सैन फ्रांसिस्को में होने की वजह से ये एक अति वामपंथी सोच का अड्डा बन गया था। मतलब एक इको चेम्बर बन गया था। हाँ, जो दुनिया की असलियत से बहुत दूर था। उनका लक्ष्य इसे राजनीतिक रूप से संतुलित और मध्य मार्गी बनाना है। तो उनका ऑपरेटिंग सिद्धांत क्या है? मतलब वो कैसे तय करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत? उनका सिद्धांत बहुत साफ है। एक्स किसी भी देश के कानूनों का पूरी तरह से पालन करेगा। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन उन कानूनों से परे प्लेटफॉर्म खुद से कोई सेंसरशिप नहीं करेगा या किसी एक विचारधारा को बढ़ावा नहीं देगा। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तरह की आवाजों को जगह मिले, जब तक कि वो किसी देश का कानून ना तोड़ रही हों। चल, ये तो प्लेटफॉर्म की नीति हुई। लेकिन ये सामूहिक चेतना वाली बात, इसका असल में मतलब क्या है? उन्होंने इसकी तुलना हमारे शरीर से की है। हमारे शरीर से? कैसे? हमारा शरीर खरबों अलग अलग कोशिकाओं से बना है। हाँ। लेकिन ये सब मिलकर एक इकाई के रूप में काम करते हैं। हाँ, सही है। इसी तरह इंसान जब अकेले काम करता है तो उसकी क्षमता सीमित होती है। लेकिन जब अरबों इंसान एक साथ जानकारी साझा करते हैं और मिलकर काम करते हैं तो हम रॉकेट बना सकते हैं, चांद पर जा सकते हैं। मतलब जानकारी का प्रवाह जितना बेहतर होगा, मानवता की सामूहिक बुद्धि और क्षमता उतनी ही बढ़ेगी। एक्स उसी प्रवाह को बेहतर बनाने का एक जरिया है, एक टूल है। समझ गई। तो पहले एआई और रोबोटिक्स से हमारी शारीरिक जरूरतें पूरी होंगी, फिर एक्स जैसे प्लेटफॉर्म से हमारी सामाजिक और बौद्धिक जरूरतें। हाँ, ऐसा लगता है कि वो एक एक करके इंसान की जरूरतों को पूरा करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्यों? और यहीं पर ये बातचीत टेक्नोलॉजी और समाज से निकलकर दर्शन और अध्यात्मता के क्षेत्र में चली जाती है। अच्छा। जब उनसे पूछा गया कि जीवन का अर्थ क्या है, तो उनका जवाब किसी टेक सीईओ जैसा नहीं था, बल्कि एक दार्शनिक जैसा था। दिलचस्प है। क्या कहा उन्होंने? उनका जवाब डगलस एडम्स की मशहूर किताब द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी से बहुत प्रेरित लगता है। ओ, जिसमें जवाब 42 आता है। हाँ, वही। उस किताब में एक सुपर कंप्यूटर सालों तक गणना करके जीवन, ब्रह्मांड और हर चीज का जवाब देता है 42। पर समस्या ये थी कि किसी को सही सवाल ही नहीं पता था। बिल्कुल, मस्क का भी यही मानना है। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड खुद ही एक जवाब है। असली चुनौती सही सवाल खोजना है। सही सवाल खोजना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमें अपनी चेतना का, अपनी कॉन्शियसनेस का दायरा बढ़ाना होगा। हम जितने ज्यादा जागरूक होंगे, जितने ज्यादा ज्ञानी होंगे, हम उतने ही बेहतर और गहरे सवाल पूछ पाएंगे। सही। शायद जीवन का अर्थ कुछ पाना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने के लिए सही सवाल पूछने की क्षमता विकसित करना है। और शायद इसी सोच से उनकी सबसे अजीब और दिलचस्प थ्योरी निकल कर आती है। हाँ, आप सिमुलेशन थ्योरी की बात कर रही हैं। हाँ, ये आइडिया कि हम सब एक बहुत बड़े कंप्यूटर गेम का हिस्सा हैं, क्या वो इसे गंभीरता से मानते हैं? बहुत गंभीरता से। उनका कहना है कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। पर किस आधार पर? वो इसके लिए एक बहुत सरल तर्क देते हैं। वो कहते हैं 50 साल पहले हमारे पास पोंग जैसा गेम था, 2 सीधी लाइनें और एक डॉट। हाँ, याद है। आज हमारे पास फोटो रियलिस्टिक 3D गेम्स हैं जिन्हें लाखों लोग एक साथ खेलते हैं। सही बात है। गेमिंग में तरक्की तो कमाल की हुई है। आप सोचिए, अगर हम इसी रफ्तार से तरक्की करते रहे तो 10, 20 या 1000 साल बाद गेम्स कैसे होंगे? वो असलियत से इतने मिलते जुलते होंगे कि उनमें और असल दुनिया में फर्क करना नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर ऐसा भविष्य में संभव है, तो क्या ये मान लेना तर्कसंगत नहीं है कि शायद कोई और सभ्यता हमसे लाखों साल पहले इस स्तर पर पहुंच चुकी हो और उन्होंने ही ये सिमुलेशन बनाया हो जिसमें हम जी रहे हैं? एग्जैक्टली। ये सोचने में ही मतलब दिमाग घूम जाता है कि हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते, हमारी सफलताएं, सब कुछ बस कोड की लाइनें हैं। लेकिन अगर हम एक सिमुलेशन में हैं भी, तो ये इतना जटिल और कभी-कभी इतना उबाऊ क्यों है? यहाँ पर मस्क एक और दिलचस्प परत जोड़ते हैं। क्या? उनका एक सिद्धांत है, सबसे दिलचस्प परिणाम ही सबसे संभावित परिणाम है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग आउटकम इज द मोस्ट प्रोबेबल वन। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसा लग रहा है, लेकिन हकीकत के लिए। बिल्कुल, आप इसे सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कह सकते हैं। अच्छा, समझाइए जरा। उनका तर्क है कि अगर कोई सिमुलेशन बना रहा है तो वो उसे क्यों बनाए रखेगा अगर वो उबाऊ हो जाए। सही बात है। जैसे हम कोई बोरिंग फिल्म बंद कर देते हैं या कोई बोरिंग गेम खेलना छोड़ देते हैं,
वैसे ही शायद सिमुलेशन बनाने वाले ओबाऊ सिमुलेशन को बंद कर देते होंगे। तो केवल वही सिमुलेशन चलते रहते हैं जो दिलचस्प हो। हाँ, जिनमें ड्रामा हो, संघर्ष हो, खोज हो। इसीलिए हमारी दुनिया इसलिए मौजूद है क्योंकि ये दिलचस्प है। वाह, तो मतलब हमारी जिंदगी में जो भी मुश्किलें, चुनौतियां और यहां तक कि जो अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, वो शायद इसलिए होती हैं ताकि सिमुलेशन इंटरेस्टिंग बना रहे और उसे बंद न कर दिया जाए। ये पूरी सोच को ही पलट देता है ना? सच में? तो अगर हम इन तीनों हिस्सों को जोड़कर देखें, एआई से भौतिक जरूरतों की पूर्ति, एक्स से एक वैश्विक चेतना का निर्माण, और ये सब कुछ इसलिए ताकि हम अपनी चेतना का विस्तार करके ब्रह्मांड के बारे में बेहतर सवाल पूछ सकें, ये जानते हुए कि हम शायद एक दिलचस्प सिमुलेशन का हिस्सा हैं। ये एक पूरा नजरिया है, सिर्फ कुछ अलग अलग विचार नहीं। लेकिन इसमें एक चीज अभी भी खटक रही है। अगर UHI आ जाता है और चीजों की कमी नहीं रहती तो पैसे का क्या होगा? मस्क का मानना है कि भविष्य में पैसा अप्रासंगिक हो जाएगा, इरेलेवेंट हो जाएगा। तो फिर असली करेंसी क्या होगी? वो कहते हैं कि असली मुद्रा अर्थव्यवस्था की सबसे बुनियादी इकाई ऊर्जा है, एनर्जी। ऊर्जा? हाँ, हर चीज को बनाने या करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है, तो असली करेंसी पैसा नहीं बल्कि ऊर्जा है। लेकिन ऊर्जा तो आज भी सीमित है और महंगी है। लेकिन फिर मस्क एक कदम और आगे जाते हैं। वो एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने को कहते हैं जहां सौर ऊर्जा से चलने वाले एआई सैटेलाइट्स की वजह से ऊर्जा भी लगभग मुफ्त और असीमित हो। सोचकर ही अजीब लग रहा है, एक ऐसी दुनिया जहां न काम की जरूरत है, न पैसे का कोई मतलब है और ऊर्जा भी मुफ्त में उपलब्ध है। हाँ, ये तो एक ऐसी दुनिया है जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या अगर काम, पैसा और ऊर्जा, ये तीनों चीजें जो आज हमारी जिंदगी और समाज को चलाती हैं, वो अप्रासंगिक हो जाएं, तो फिर इंसानियत के लिए मूल्य, प्रगति या सफलता का नया पैमाना क्या होगा? हम किस चीज के लिए जिएंगे?